तो कैसे हो मेरे प्यारे साथियों। ये कहानी एक खौफनाक बदले की है। इस कहानी में उस आत्मा का बदला छिपा हुआ है जिसे अपना पूरा प्यार नहीं मिल पाया। अक्सर आपने आज तक ऐसी कई कहानियों के बारे में सुना होगा जिसमें किसी लड़की को अपना पूरा प्यार नहीं मिल पाता है और बाद में कच्ची मौत होने की वजह से वो चुड़ैल बन जाती है और फिर अपने प्यार का बदला पूरा करती है। लेकिन ये कहानी एक लड़की की नहीं बल्कि एक लड़के की है जिसके साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। वो जिस लड़की से प्यार करता था उस लड़की का प्यार उसे नहीं मिल पाया और उसे बुरी तरह मार दिया गया। लेकिन जब बाद में उसकी आत्मा को छुटकारा नहीं मिला और वो यूं ही भटकता रहा, तब उसे मेरे एक दोस्त का शरीर नजर आता है और वो मेरे दोस्त के शरीर के अंदर प्रवेश करके अपने साथ हुई इस बर्बरता का बहुत ही खौफनाक तरीके से बदला लेता है। और इस पूरे झंझट को मेरे दोस्त के शरीर ने बहुत बुरी तरह झेला है। दोस्तों, ये तो आपको मेरे बारे में पता ही है कि मैं गांव में रहने वाला इंसान हूं। तो मेरा एक साथी है जो गांव के प्रधान जी का बेटा है। उसके साथ मेरे अच्छे रिलेशन है क्योंकि हम दोनों इस एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे और एक ही क्लास में थे। इतना घनिष्ठ तो नहीं कह सकता, लेकिन हमारे बीच ठीक ठाक दोस्ती थी। अब क्योंकि वो प्रधान जी का बेटा था तो उसके पास पैसों की कमी नहीं थी, तो वह बड़े शहर में पढ़ने के लिए चला गया और मैंने यहाँ पास ही के दूसरे छोटे शहर में अपनी पढ़ाई पूरी की है। तो काफ़ी समय बाद जब मुझे उससे मिलने का मौका मिला तो उसने अपने साथ हुई इस घटना को मुझे बताया। उसके साथ हुई घटना को सुनकर मुझे पहली बार यह भी पता चला कि हमारे गांव में सालों पहले जो एक भयानक मौत हुई थी जिसकी गुत्थी पुलिस भी नहीं सुलझा पाई थी, उसका कारण कहीं ना कहीं मेरा वो दोस्त ही था। तो साथियों, चलिए आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका और मेरा रिश्ता दिल से जुड़ जाएगा। मैं देख रहा हूं कि काफी सारे साथी स्टोरी तो सुन रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और मुझे हर बार अपनी मजबूरी शेयर करनी पड़ रही है। तो उम्मीद है कि आप मेरी मजबूरी समझ रहे होंगे और अपना 100% सपोर्ट देने का प्रयास करेंगे। और हाँ, आप मेरे बारे में तो जान ही चुके हैं, तो क्यों ना मैं चाहता हूं कि आप भी अपने बारे में थोड़ा बहुत परिचय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो चलिए अब ये स्टोरी शुरू करते हैं और ये कहानी आप मेरे दोस्त यानी जयंत के पर्सपेक्टिव से सुनने वाले हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं जयंत। रात के 11 बजे का वक्त था। चारों ओर गहरे सन्नाटे की चादर ओढ़े मौसम अंगड़ाइयां ले रहा था। झींगुरों की झाई झाई और हल्की ठंडी हवाएं रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही थीं। बीच बीच में किसी कुत्ते की रोने की आवाज आ जाती थी और मन में एक शक उठता कि ये किससे देखकर भौंक रहा है। मैं अपने 4x4 के कमरे में बैठा कुछ लिख रहा था जब मुझे कुछ गिरने की आवाज आई थी ऊपर से। शहर से थोड़ा सा हटकर शांत से इलाके में मौजूद था ये घर। घर के पीछे ही जंगल सा था जहां पेड़ पौधों की अधिकता से नीरवता सी छाई रहती थी। इसी घर में नीचे का कमरा किराए पर लिया था मैंने, जिसके ऊपर एक और कमरा मौजूद था जिसकी सीढ़ियां बाहर से थीं। मेरा घर गांव में था। यहाँ शहर में अपनी आगे की पढ़ाई करने आया था क्योंकि हमारे यहाँ इंटर के बाद पढ़ने की सुविधा नहीं थी। पिताजी प्रधान थे, पैसे की इतनी दिक्कत नहीं थी, इसी वजह से मैं अपना सेपरेट रूम लेकर रह रहा था। मकान मालिक ने कहा था कि ऊपर के रूम में एक लड़का रहता है, फिलहाल कहीं गया हुआ है, कुछ ही दिनों में आ जाएगा। मुझे यहाँ आए हुए लगभग 1 महीना बीत चुका था, मगर अब तक वो लड़का लौट कर नहीं आया था। कभी कभी सोचता था कि मकान मालिक से पूछूं, मगर दिन भर की दौड़ भाग में दिमाग से ये बात निकल जाती थी। आज भी मैं बैठकर अपना कॉलेज का कुछ काम ही निपटा रहा था कि ऊपर वाले कमरे से कुछ खटपट की आवाज आने लगी, मानो कोई सामान की उठा पटक कर रहा हो। मुझे लगा कि शायद वो लड़का लौट आया है जिसके बारे में मकान मालिक ने बताया था। हालांकि मेरा दिमाग बहुत बुरी तरह से झन्ना रहा था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा एक बार उससे मिल आऊं, शायद उसे कुछ मदद चाहिए हो। मैं किताब बंद करके बाहर आया। मैंने लोअर और टी-शर्ट पहन रखे थे क्योंकि बाहर इतनी ठंड नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे मैं सीढ़ियों पर ऊपर बढ़ रहा था वैसे वैसे मुझे ठंड का एहसास हो रहा था। मेरी कंपकपी छूटने लगी थी। मैंने कमरे के गेट पर हल्का सा नॉक किया तो देखा कमरा खुला हुआ था। अंदर एक लाल मिडनाइट बल्ब की रोशनी इतनी पर्याप्त नहीं थी कि सब कुछ देखा जा सके। मैंने आवाज लगाई, कोई है? मगर अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। मैंने डरते डरते कदम अंदर बढ़ा दिए। वहां के अजीब से माहौल में मुझे डर सा लग रहा था क्योंकि एक तो सुनसान इलाका, रात का 11 साढ़े 11 का समय और ऊपर से ऐसा हल्की रोशनी वाला कमरा। सारा सामान बिखरा हुआ सा लग रहा था। एक और स्टडी टेबल पर कुछ किताबें ही सही सलामत थीं जिन पर फिलहाल धूल सी जम गई थी। मैं गौर से उन्हें देख रहा था कि अचानक ही किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मेरी धड़कनें दोगुनी तेजी से चल रही थीं।
डरते डरते मैंने पीछे मुड़कर देखा और साई साई करती हवा के अलावा वहां कुछ नहीं था। एक बार को मैं सिहर उठा। मैंने कंधे की तरफ देखा तो एक कपड़ा मेरे कंधे पर पड़ा हुआ था। सांस में सांस आई। मैंने ऊपर की ओर देखने के लिए निगाह उठाई और मेरी चीख निकल गई। वहां किसी की परछाई को साफ महसूस किया था मैंने। अब वहां खड़े रहना भी मेरे लिए मुश्किल लग रहा था। पैर बुरी तरह कांप रहे थे। अजीब अजीब सी आवाजें कानों में पड़ रही थी। ऐसा सच में था या बस मेरे दिमाग का वहम था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बस वहां से भाग जाना चाहता था, मगर मेरे पैर साथ नहीं दे रहे थे। मैंने जैसे तैसे बाहर की तरफ कदम बढ़ाए और कमरे के गेट तक पहुंचा। दिमाग के मना करने के बावजूद भी मैंने एक दफा वापस घूमकर उस पंखे की तरफ देखा, मगर अब वहां कोई नहीं था। मैं वापस मुड़ा और मेरी धड़कनें मुझे बंद होती सी महसूस हुई। एक स्याह साया मैंने ठीक अपने सामने देखा और मेरी खड़े रहने की क्षमता खत्म हो गई। मेरा मस्तिष्क कहीं गहराइयों में खोता चला गया और मैं वहीं गिर पड़ा। अगली सुबह मेरी आंख खुली तो मैं चिहुक कर उठ बैठा। कुछ देर तक तो मैं इधर उधर निहारता रहा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ हूँ। पागलों की तरह चारों तरफ नजर घुमाई तो समझ आया कि मैं अपनी स्टडी टेबल की कुर्सी पर बैठा हूँ और शायद रात को पढ़ते पढ़ते सो गया था। मगर कैसे? रात में जो देखा वो सपना था क्या? अगर वो सपना था तो इतना जीवंत कैसे था? सब कुछ तो महसूस हुआ था और मुझे बीती रात का एक एक दृश्य दिमाग में चलता सा महसूस हुआ और मैं एक बार को सिहर उठा। मेरी धड़कनें धौंकने के मानिंद चल रही थीं। मैं अभी भी सोच रहा था कि सच क्या था। तभी ट्रिन 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 करके मेरे फोन की घंटी बजी। दोस्त का कॉल था। आज कॉलेज की छुट्टी थी, इसीलिए उसने घूमने चलने को कहा। मैंने भी सोचा मूड ठीक हो जाएगा, इसलिए हाँ कर दी। पूरा दिन हम शहर में जगह जगह घूमते रहे। मूड काफी हद तक ठीक हो चुका था। बीती रात के बारे में मैं लगभग भूल ही चुका था। शाम हो चुकी थी। मैं घर लौट आया था। अंधेरा घिरने लगा था और मेरे अंदर भी कुछ कुछ डर सा बैठने लगा था। अब वो शांत सा कमरा मुझे काटने को दौड़ रहा था। जरा सा हवा का झोंका भी आता तो मेरी सांसें ऊपर नीचे हो जाती। पीछे मौजूद घने पेड़ों के नीचे बैठे झिंगुरों की आवाजें मेरे जहन में रह रह के दहशत पैदा कर रही थीं। अब मैं पढ़ भी नहीं पा रहा था। अपने आप को समझाकर मैंने शांत किया। कुछ दूरी पर 2-4 घर थे जिनमें रहने वाले लोग या तो सुबह बाहर जाते हुए दिखते थे या शाम को वापस आते हुए। शाम के 7 बजे का वक्त था। अंधेरा पैर पसार चुका था और इसी के साथ साथ एक दहशत मेरे अंदर भी पसर चुकी थी। बीती रात की घटनाएं बार बार याद आ रही थीं। मैं चाहकर भी उन्हें अपने जहन से झटक नहीं पा रहा था। बहुत बेबस सा महसूस कर रहा था खुद को, मगर फिर भी बाहर खड़ा ठंडी हवा के थपेड़े खा रहा था। मेरी नजर बरबस ही ऊपर की ओर चली गई और धक, मेरा दिल बैठ गया। लाइट जल रही थी। मैं कुछ देर वहीं मूर्ति की तरह खड़ा रह गया। अभी तो 7 ही बजे हैं, आसपास लोग भी जाग रहे हैं। डरने वाली क्या बात है, चलकर देखता हूं। क्या पता ज्यादा तनाव लेने की वजह से ऐसा सपना आया हो। इस तरह मैंने खुद को समझाया और ना चाहते हुए भी मेरे कदम ऊपर की तरफ बढ़ गए। बहुत धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए मैं ऊपर की तरफ जा रहा था कि एक आवाज आई। वो कुत्ते की आवाज थी। एकदम से आई कुत्ते की आवाज ने मुझे डरा दिया। मैंने उसे जैसे तैसे भगाया। इस एरिया में तो कुत्ते थे ही नहीं। मेरे दिमाग में विचार आया, मगर मैंने उसे झटक दिया। मैं दोबारा ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। गेट पर पहुंचकर मैंने नॉक किया, मगर कोई आवाज नहीं आई। मैंने हल्का सा धक्का दिया तो गेट खुला हुआ था। मैं आवाज लगाता हुआ अंदर चला गया। अंदर लाल रंग का बल्ब जल रहा था। सब कुछ अस्त व्यस्त सा था और स्टडी टेबल पर रखी किताबों पर धूल जम गई थी। बीती रात जो सपने में देखी वो एक एक बात सच थी, मगर कैसे? मैं तो कभी इस कमरे में आया ही नहीं, फिर वो सपना ऐसा कैसे हो सकता था? और ये सोचकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं वहीं खड़ा खड़ा कांपने लगा और अचानक ही किसी ने कंधे पर हाथ रखा। मुझे बीती रात के सपने में कंधे पर गिरा वो कपड़ा ध्यान आ गया। मैंने बमुश्किल पीछे मुड़कर देखा और चिहुक कर पीछे हट गया। मेरा ही एक हमउम्र लड़का मेरे पीछे खड़ा था जिसने मेरे कंधे पर हाथ रखा था। वो एक सांवले चेहरे वाला मगर खूबसूरत लड़का था। शरीर से भी ठीक ठाक था। मैंने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? वो बोला, तुम कौन हो? ये मेरा कमरा है। वो अपेक्षाकृत भारी आवाज में बोला। ऐसा लगा कई लोग मिलकर बोल रहे हों। मैं हकलाते हुए बोला, मैं जयंत हूं न, नीचे रहता हूं। इतने में ही लाइट चली गई और कमरे में जलता एकमात्र लाल बल्ब भी बुझ गया। मैंने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा तो मेरी चीख निकल गई। उसकी दोनों आंखों के कोटर खाली थे और खून की धार बह रही थी। गले पर लंबे चाकू के निशान से खून बह रहा था। मेरे होश फाख्ता हो चुके थे। मैं अब वहां रुकने की हालत में नहीं था। मैं चिल्लाते हुए गेट की तरफ भागा, मगर मेरी आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। अपनी मौत अब मुझे सामने नजर आ रही थी। मैं बस यही सोच रहा था कि ये भी एक सपना ही हो, मगर अफसोस ये हकीकत थी।
मैं गेट तक बिना किसी रुकावट के पहुंच गया। वापस मुड़ने की मेरी हिम्मत भी नहीं हुई। गिरते पड़ते मैं अपने कमरे तक आया। मैं बेतहाशा चिल्लाना चाहता था, मगर ऐसा लग रहा था किसी ने मेरा गला पकड़ लिया हो। जैसे तैसे मैंने अपने दोस्त को फोन मिलाया। उसके फोन उठाते ही मैंने यहाँ के हालात बताने शुरू किए, मगर उसने ये कहकर फोन काट दिया कि मेरा वहम होगा, क्योंकि आज हम ऐसी ही हॉरर मूवीज पर चर्चा कर रहे थे। एकदम से मेरे कमरे की लाइट चली गई और एक सर्द आवाज मेरे कानों में पिघले शीशे की तरह उतरती चली गई। जयंत! मैंने पीछे मुड़कर देखा और मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। समय देखा तो 12:30 हो रहे थे। मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा था कि मैं सोया कब था। क्या मैं सचमुच सोया था? इतना वास्तविक लगने वाला सपना। मैं अपनी सांसों को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा था और लगातार इस बारे में सोचे जा रहा था। वैसे तो मैं भूत प्रेतों जैसी चीजों में विश्वास नहीं करता था, मगर अब मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ का अंदेशा होने लगा था। लगातार ऐसा सपना आना कोई अच्छा संकेत नहीं था। इसलिए मैंने निश्चय कर लिया कि कल ही गांव चला जाऊंगा, वहां जाकर शायद कुछ हो जाए। मगर मुझ पर दहशत इस कदर हावी थी कि मैं हल्की सी आहट पर भी डर जाता था, मगर रात तो काटनी ही थी। इसलिए मैंने फोन उठा लिया और इधर उधर की चीजें देखते हुए ना जाने कब मेरी आंख लग गई। छोड़ दीजिए मुझे अंकल, मेरे पापा अकेले हैं, उनका मेरे अलावा कोई नहीं है। वो 20-21 साल का लड़का किसी अधेड़ के सामने गिड़गिड़ा रहा था और 2 आदमी और मूक दर्शक बने उसकी हालत का मजा ले रहे थे। उसकी आंखों से लगातार बहता खून इस बात का सबूत था कि अभी अभी उसकी आंखें निकाल ली गई थीं। वो खरखराती सी आवाज में बोला, अब गलती की है तो सजा तो मिलेगी ना। और इसी के साथ उस युवक के बाल पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठा दिया। खून रिसता हुआ उसके गले तक आ रहा था और उस अधेड़ के हाथों पर भी। इसके बाद उसने उन आदमियों की तरफ हाथ बढ़ाया। उनमें से एक ने उसके हाथ पर चमचमाता हुआ चाकू रख दिया। उसने कहा, चल भगवान के पास जाकर अपने बाप के लिए दुआ करना कि वो भी जल्दी से तेरे पास पहुंच जाए। ये कहने के साथ ही उसने उस युवक की गर्दन पर हल्के हल्के वो चाकू फिराना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह दबाव बढ़ाया गया और वह युवक तड़पने लगा, मगर उन 2 आदमियों ने उसका मुंह दबा रखा था। बस गूं गूं की आवाज ही आ रही थी। वो बुरी तरीके से हाथ पैर फेंक रहा था। उसकी गर्दन से भर भर करके खून बह रहा था और एकाएक सब शांत हो गया। उसके शरीर में हरकत होना बंद हो गई। खून अभी भी रिस रहा था। मैं सुबह उठा तो ये सपना मेरे जहन में कौंध रहा था। हल्की धूप रोशनदान से होती हुई मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। वक्त 7 बजे के आसपास का था। मैं बैठा बैठा सपने के बारे में सोच रहा था। इन सपनों ने मेरा दिमाग हिलाकर रख दिया था। मैंने सपने में उस युवक की हत्या होते हुए देखी थी, मगर उसकी हत्या करने वालों के चेहरे स्पष्ट नहीं थे। अंधेरे की वजह से मैं कुछ देख नहीं पाया था। आज मुझे गांव जाना था, शायद वहां इन सपनों का समाधान मिल जाता। मैं वैसे भी गांव में पला बड़ा था, इसलिए कुछ हद तक मन में ये आशा थी कि अगर कोई भूत प्रेत की समस्या हुई तो किसी बाबा के पास इसका समाधान जरूर मिल सकता है। मैंने दोपहर 12:30 बजे की बस ली और गांव की सीमा पर लगभग शाम 4 बजे उतर गया। लगभग 1 महीने बाद लौट रहा था। मैं अपने घर, आसपास की हरियाली, खेतों में खड़ी फसलें शिकायत करती सी लग रही थीं कि मैं उन्हें छोड़कर क्यों चला गया। एक कच्चे रास्ते से होते हुए मैं अपने घर पहुंच गया। मेरे घर में प्रवेश करते ही खुला हुआ हिस्सा था, फिर कमरों की शुरुआत होती थी और बीच में चारों तरफ से घिरा हुआ ढलान मौजूद था। घर में मैं, मेरे बड़े भाई, माँ, पापा और दादी ही थी। मेरे अचानक लौट आने पर पिताजी ने कारण पूछा तो मैंने बहाना बना दिया कि कॉलेज की छुट्टी थी तो चला आया। मैं नहीं चाहता था कि आते ही आते उन्हें परेशान करूं। माँ से भी मिला। उनके गले लगकर ऐसा लगा कि बस अब सब चिंताएं दूर हो गईं। बड़े भाई साहब पास के ही एक स्कूल में पढ़ाते थे तो वे अभी लौटे नहीं थे। दादी के पास कुछ देर बैठकर मैं गांव में निकल गया। अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिला। उनके साथ वक्त बिताकर कुछ अच्छा लग रहा था। वापस लौटते लौटते शाम हो चली थी। 6 बजने को आए थे। मैं खेतों किनारे से लौट ही रहा था कि एक खनखनाती सी आवाज ने मुझे रोक लिया। लोग शहर जाकर गांव वालों को भूल जाते हैं क्या? उसकी आवाज में शिकायत का लहजा था। उसे देखकर मैंने कहा, अरे कनिष्का, तुम यहां इस वक्त? मैंने हैरानी से अपनी प्रेमिका को देखकर कहा। मेरे दिमाग से ही निकल गया था कि उससे मिलना भी था। वो आंखों में आंसू भरकर बोली, बात ना घुमाइए, सच सच कहिए, क्या वहां कोई और मिल गई है? मैंने उसे कहा, ऐ कनिष्का, पागल हो क्या? तुम्हारे सिवा हमने आज तक किसी को देखा है क्या? वो अभी भी हल्के हल्के सिसक रही थी। मैंने दोबारा उसे शांत कराने के लिए पूछा, अरे क्या हम पर यकीन नहीं है? उसने हाँ में सर हिला दिया। इसी के साथ मैंने उसे सीने से लगा लिया। वो मेरी बाहों से आजाद होकर घर की तरफ भागी। मैं उसके पीछे भागा, मगर जैसे ही एक पेड़ की ओट से आगे बढ़ा वो गायब हो गई। मैंने मन में सोचा, कहाँ गई? और फिर कनिष्का कनिष्का की आवाज लगाता हुआ आगे बढ़ गया।
मुझे लगा शायद वो वहीं कहीं छिपी होगी, लेकिन वो फिर सामने ही नहीं आई। बड़ी अजीब बात थी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा था। मैं उलझा हुआ सा घर पहुंचा। माँ ने घर पर पहुंचते ही मुझे हिदायत दी। कहाँ चला गया था? इतनी देर हो गई है। पता है ना, रात के वक्त बाहर घूमना ठीक नहीं होता। मैंने कहा, हाँ माँ समझ गया, मगर मैं तो अभी भी उलझा हुआ ही था। रात का वक्त था, सब लोग खाना खाकर बातें करने बैठे थे। अब तक बड़े भाई साहब भी आ चुके थे। यूं ही यहाँ वहाँ की बातें चल रही थीं, मगर मैं अपने सपनों के बारे में ही सोच रहा था। भैया ने दोनों भौहें उठाकर पूछा, क्या सोच रहा है? मैं जरा हिचकिचाकर बोला, कुछ नहीं भैया, वो बस ऐसे ही। अब माँ ने भी आशंका से पूछा, जब से आया है तब से देख रही हूँ, कुछ खोया खोया सा है, क्या बात है? माँ की बात सुनकर पिताजी ने भी मेरी तरफ नजर गड़ा दी। भैया ने मजाक में पूछा, लड़की वड़की का चक्कर तो नहीं है ना? हैं? लेकिन मैं जरा गंभीरता से बोला, अरे नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक और बात है जो आप लोगों को बतानी है। मेरी इस बात पर सबने मेरी ओर नजरें टिका दी, मानो नजरों से ही इशारा कर रहे हों कि जल्दी बोल। मैंने अपने माथे पर छलछला आए पसीने को पूछते हुए मेरे साथ हुई सारी घटना उन्हें बता दी, मगर शाम को हुई कनिष्का वाली बात में छुपा गया। माँ तुरंत ही उठी और पूजा घर से सिंदूर लाकर मेरे माथे पर लगा दिया। माँ कहने लगी, जाने किसकी बला मेरे बेटे के सिर पड़ गई है। बेटा, ये बात किसी से कहना मत गांव में, बात फैलते देर नहीं लगती, लोग बात का बतंगड़ बना लेते हैं। माँ ने मुझे समझाया तो मैंने कहा, जी माँ। पिताजी ने ढांढस बांधते हुए कहा, बेटा तू चिंता मत कर, हम कल चलेंगे, गांव के बाहर ही अखंडा बाबा रहते हैं, सब ठीक हो जाएगा। माँ के चेहरे पर परेशानी साफ देखी जा सकती थी, वो मुझे लेकर बहुत चिंतित लग रही थी। भैया ने माहौल हल्का करने का प्रयास करते हुए कहा, माँ हो सकता है पढ़ाई का प्रेशर हो, फिर ये वहां अकेला भी तो रहता है ना, हो सकता है वहम हुआ हो। माँ ने भैया को बचपन की घटना याद दिलाते हुए कहा, तू चुप कर, भूल गया बचपन में कैसे अंधेरे में तरह तरह की चीजें देखकर डर जाया करता था। उस वक्त भी अखंडा बाबा का आशीर्वाद था जो सब ठीक हो गया। मैंने कहा, लेकिन माँ। तो माँ ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, कुछ नहीं, जाओ सो जाओ, कल मैं और तेरे पापा तेरे साथ चलेंगे बाबा के पास। इसके बाद सारे लोग सोने चले गए। माँ ने मेरे कमरे के बाहर भी सिंदूर की प्रियंका खींच दी। मैं आज शाम की घटना के बारे में सोच रहा था। अगर कनिष्का से मुलाकात हो जाती तो मैं उससे इस बारे में पूछता, मगर कल तो मुझे बाबा के पास जाना था। इसी बारे में सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। मुझे एक आवाज आती है, तुम ऊपर क्यों आ गई? उस लड़की ने जवाब दिया, क्यों नहीं आ सकती क्या? मेरा घर है, जब चाहूं जहां चाहूं आ सकती हूं। वो उसके करीब आते हुए बोली और वह अपनी स्टडी टेबल पर से उठ गया। उसने कहा, अच्छा मोहतरमा, लेकिन मैं भी किराया देता हूं और कुछ हद तक मेरा हक भी है यहाँ। लड़की उसके ओर करीब आती हुई बोली, किस हद तक? इतने करीब की दोनों की गर्म सांसें दोनों एक दूसरे के चेहरे पर महसूस कर सकते थे और फिर दोनों के होंठ जा मिले। अब वे गर्म सांसों का आदान प्रदान कर रहे थे। दोनों एक दूसरे को बेतहाशा चूमे जा रहे थे कि अचानक ही दरवाजे की ओर से जोर की आवाज आई। दोनों ने सहम कर उस तरफ देखा और उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। लड़की के मुंह से दहशत भरी आवाज निकली, पापा। उस आदमी ने कहा, मुझे शक तो पहले ही था, इसीलिए आज मैंने बाहर जाने का नाटक किया था और देखो मैं सही था। उस आदमी ने आवाज लगाई, हरदयाल, शंभू और दो हट्टे कट्टे आदमी अंदर आ धमके। उनमें से एक ने लड़की को पकड़ा और खींचकर नीचे ले जाने लगा। दूसरे ने उस लड़के के पेट में एक जोरदार घूंसा जड़ दिया और उसकी गर्दन दबोच ली। वो लड़की चीखने लगी, नहीं पापा, छोड़ दीजिए उसे, उसकी कोई गलती नहीं है पापा। मगर उस आदमी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं अचानक उठ बैठा। ये सपने अभी भी बंद नहीं हुए थे। मेरे हलक में कांटे उग आए थे और मैं रात को पानी रखना भी भूल गया था। मजबूरन उठकर मुझे रसोई तक जाना पड़ा। रसोई मेरे कमरे के ठीक सामने ही 10-15 कदम की दूरी पर मौजूद थी। सारा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। मैं नींद में उठकर रसोई में पहुंच गया, फ्रिज से बोतल निकाली और एक ही बार में पूरा पानी गटक गया। तब जाकर कुछ चैन आया। मैं बोतल रख ही रहा था कि कानों के पीछे सरसराहट सी हुई। मुझे लगा कि पीछे कोई है और मैं एकदम से पीछे मुड़ा, मगर वहां कोई नहीं था। कुछ देर में वैसे ही खड़ा रहा। अब मुझे डर लग रहा था। अंधेरा देखकर अब मुझे बीती रातों के दृश्य ध्यान आने लगे थे और मेरा डर बढ़ता ही जा रहा था। नींद पूरी तरह से खुल चुकी थी। मैंने अपने कमरे का रुख किया। जैसे ही मैं रसोई से आगे बढ़ा, एक साया मेरे आगे ठहर कर गायब हो गया। मेरी धड़कनें रुक गई और मैं चीख मारकर वहीं बेहोश हो गया। सुबह मेरी आंख माँ की गोद में खुली। वो हल्के हल्के मेरा माथा सहला रही थी। मैं एकदम से उठ बैठा। सब लोग मुझे चिंतित नजरों से देख रहे थे।
मैंने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन मेरे मुंह से बस कुछ टूटे फूटे शब्द ही निकल पाए। मैं रात वो माँ मेरे सर पर हाथ फेरती हुई बोली, शांत हो जा बेटा, शांत हो जा, कुछ नहीं हुआ। तू शायद रात को रसोई में बेहोश हो गया था। भैया ने पूछा, ऐसा क्या हुआ था जो तू बेहोश हो गया? और मैंने उन्हें रात में उठने से लेकर बेहोश होने तक की सारी घटना बता दी। माँ घबराई सी बोली, हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। वो हवा यहां भी आ गई, हमें जल्दी बाबा के पास चलना चाहिए। इसके बाद सब उठ गए। मैं भी नहाने धोने के लिए अपने बाथरूम में चला गया। शीशे के सामने खड़े होकर मैं बीती घटनाओं के बारे में ही सोच रहा था कि अचानक मुझे अपने बाएं कंधे पर एक खरोंच का निशान दिखाई दिया। मैंने बहुत कोशिश की, मगर मैं याद ही नहीं कर पाया कि वह खरोंच मुझे कैसे लगी। मैं वैसे ही परेशान था, इसलिए मैंने उस बात पर इतना ज्यादा गौर नहीं किया और नहा धोकर जाने के लिए तैयार हो गया। अभी निकलने में कुछ देर थी, इसलिए मैंने सोचा कि बाहर गांव में निकलकर देख लेता हूं, शायद कनिष्का से मुलाकात हो जाए तो उससे मैं बीती शाम के बारे में भी कुछ पूछ सकूं। इसलिए थोड़ी देर में वापस आने की कहकर बाहर निकल गया। मैं थोड़ी दूर ही निकला था कि एक शोर मेरे कानों में पड़ा। लोग एक घर की तरफ भागे जा रहे थे। मेरे कदम खुद ब खुद उधर बढ़ गए। ये तो नागर जी का घर था। शहर में जिस मकान में मैं रहता था वो नागर जी का ही था। 1-2 साल पहले ही वे वापस गांव आ गए थे और वह घर किराए पर दे दिया था। उनके घर से आते शोर और लोगों के जमावड़े को देखकर मुझे इतना अंदाजा तो हो ही गया था कि कुछ गड़बड़ हुई है, मगर वहां पहुंचकर मुझे बड़ा झटका लगा। मुझे लगा था नागर जी की मां गुजर गई होंगी, मगर यहां तो नागर जी की लाश पड़ी हुई थी। आसपास खून बिखरा हुआ था, गले पर गहरे निशान थे जिनसे अभी भी खून रिस रहा था। चेहरे की खाल इस तरह से उधेड़ दी गई थी जैसे कोई आलू का छिलका उधेड़ देता है। इस वजह से चेहरे पर मांस के लोथड़े नजर आ रहे थे जिनसे निकलने वाला खून जमकर काला पड़ चुका था। रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। ऐसा लगता था मानो कई फीट ऊपर से फेंका गया हो। कोई भीड़ में दुख से बोला, इतनी भयंकर मौत। कोई और बोला, ऐसा कौन सा जानवर है भैया जो इतनी बुरी तरह से नोचता है। कुछ देर बाद पुलिस आ गई। पंचनामा भरकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घर वालों के साथ और भी कई लोगों के बयान हुए, मगर कोई भी कुछ भी बता पाने में सक्षम नहीं था। ऐसी भयानक क्षत विक्षत लाश देखकर मुझे तो उबकाई आने लगी थी। मैं भीड़ को हटाते हुए बाहर आ गया। तभी मुझे एक आवाज आई, अरे जयंत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आवाज पहचानता था। मैं तुरंत ही पलटा। वहां कनिष्का खड़ी थी। मैंने कहा, कुछ नहीं, यहां से गुजर रहा था तो ये भीड़ देखकर रुक गया। उसने कहा, मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही अंदर पैर रखने की। गांव वाले बातें कर रहे हैं कि बहुत बुरी तरह से नोचा गया है। मैंने दुख से सर हिला दिया। मैंने अचानक ही उससे पूछा, वैसे कनिष्का, कल शाम को तुम एकदम से कहां गायब हो गई थी? उसने अनिश्चितता से मुझे घूरते हुए पूछा, कल शाम को? मैंने कहा, हाँ, कल शाम को। तुम मुझे राजू काका के खेत के पास नहीं मिली थी क्या? उसने मुझे चिढ़ाया। मैं तो कल पूरे दिन घर पर ही थी, बाहर निकली ही नहीं। किससे मिलाए? हाँ। मैंने माहौल को हल्का करने का प्रयास किया और कहा, अरे किसी से नहीं, मजाक कर रहा था मैं बस। मैंने उसे आगे कुछ नहीं कहा ताकि उसे कुछ पता ना चले, मगर उसकी ये बात सुनकर मेरी हालत पतली हो गई थी। माथे पर पसीना आ गया था। अगर वो कनिष्का नहीं थी तो कौन थी? किससे मिला था मैं पिछली शाम को? उसने कहा, तुम ठीक तो हो ना? मैं वहां से जाते हुए बोला, हाँ हाँ, मैं ठीक हूं। अच्छा, मैं चलता हूं, मुझे काम है जरा। उसने आवाज दी, अरे सुनो तो जयंत। मगर मैं जैसे उस वक्त कुछ सुन ही नहीं पा रहा था। अब बस मुझे जल्द से जल्द बाबा से मिलना था। अब वे ही मेरी आखिरी आस रह गए थे। कनिष्का से मिलने के बाद मेरे होश फाख्ता हो चुके थे। दिमाग काम करना बंद कर चुका था। चल रहे थे तो बस मेरे पैर, जो फिलहाल मुझे मेरे घर की ओर ले जा रहे थे। दोपहर हो चली थी और मैं घर पहुंच चुका था। सब बस निकलने की तैयारी कर ही रहे थे जब मैं पहुंचा था। मुझे देखकर माँ मेरे पास चली आई। मैंने तुरंत खुद को संभाला और मुस्कुरा दिया। मैं नहीं चाहता था कि उन्हें कुछ भी पता चले और फिर उन्हें मैं हमारे और कनिष्का के बारे में भी अभी नहीं बता सकता था। माँ आंखों में आंस लिए बोली, चल बेटा, आज उस बला से छुटकारा मिल जाएगा हमें। ठीक है माँ, मैं बोला और वापस बाहर की ओर मुड़ गया। थोड़ी ही देर बाद हम लोग अपनी कार से गांव के बाहर अखंडा बाबा की कुटिया तक गए थे। सब लोग मेरे साथ ही थे, इस वजह से मैं थोड़ा सहज था। ये जगह गांव के बाहर थोड़े घने पेड़ पौधे वाले इलाके में थी, इसलिए आसपास सन्नाटा सा था। धूप पेड़ों से छनकर नीचे आ रही थी। पक्षियों की चहचहाहट कानों को सुकून देती सी लग रही थी। हमारी कार की आवाज सुनकर ही शायद वे बाहर आ गए थे। उन्होंने हमें इशारा किया, जिसका मतलब था कि सिर्फ मुझे ही कुटिया के अंदर आना था। मेरे बाकी परिवार ने हाथ जोड़े और वापस गाड़ी में जा बैठे। इस बात से मैं थोड़ा असहज हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने अंदर कदम रखा।
कुटिया के अंदर में बड़ी ही सरलता से प्रवेश कर गया। मुझे इस बात पर थोड़ा आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि मैंने तांत्रिकों के विषय में पढ़ा था कि वे अपने घर के आसपास कुछ तंत्र बंधन लगाकर रखते हैं, जिससे भूत बाधा उनकी कुटिया में प्रवेश नहीं करने पाती। और कई बार अगर कोई व्यक्ति जिस पर भूत चढ़ा हो कुटिया में प्रवेश करने का प्रयास करता है तो वह आत्मा विरोध करती है। लेकिन मेरे साथ अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अंदर कदम रखते ही सामने की ओर हवन कुंड था जो प्रज्वलित था। दाईं ओर बाबा के बैठने के लिए चीते की खाल से बना आसान था और बाईं ओर बराबर बराबर 2 पंचकोण की आकृति में गोला सा बना हुआ था, जो संभवतः मेरे लिए ही था। बाकी कुटिया में तंत्र साधना से संबंधित भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं रखी हुई थीं, जिनसे मैं वाकिफ नहीं था। बाबा ने मुझे एक गोले में बैठने का संकेत किया और मैं वहां जाकर बैठ गया। इसके बाद उन्होंने कुछ मंत्र पढ़कर थोड़ी सी भभूत मेरे माथे पर रगड़ दी। उनके ऐसा करते ही मुझे लगा कि मेरे अंदर कुछ हिला हो, जैसे कोई बाहर निकलने के प्रयत्न में हो। मेरे लिए यह बिल्कुल नया अनुभव था, इसलिए मैं घबरा गया। लेकिन बाबा ने मुझे इशारे से बैठे रहने को कहा। जाहिर था कि मैं अब अपना आसन नहीं छोड़ सकता था। कार्य आरंभ हो चुका था। बाबा लगातार हवन कुंड में मंत्र पढ़ पढ़कर आहुतियां देते जा रहे थे और इसी के साथ लगता था मानो आग की लपलपाती लपटें ऊपर और ऊपर उठती चली जा रही हों। लगभग 10 मिनट तक सब कुछ सामान्य रहा, मगर फिर अचानक से मेरे सिर से काला धुआं सा निकलने लगा, मानो कुछ वाष्पित होकर बाहर निकल रहा हो। वह धुआं धीरे धीरे करके उस दूसरे गोले में एकत्रित होता जा रहा था और कुछ आकर लेता जा रहा था, एक मानव आकार। यह घटना लगभग 15 मिनट चली होगी और इस दौरान बाबा का मंत्रोच्चार जारी था। जैसे ही उस धुएं का अंतिम अंश मेरे शरीर से बाहर निकला, मैं बेहोश गया। मेरी आंखें खुली तो मैं उसी कमरे में था जहां यह सब शुरू हुआ था, मगर यह दिन का समय था और कमरे में पर्याप्त रोशनी थी। कमरा व्यवस्थित था। एक ओर स्टडी टेबल पर किताबें रखी थीं जो बिल्कुल साफ नजर आ रही थीं, मगर बेड की ओर देखकर मैं चौंक गया। वहां मेरी ही उम्र का एक लड़का प्रियंका की गोद में सिर रखकर लेटा था। प्रियंका, वो तो उन्हीं नागर अंकल की लड़की थी जिनका ये घर था। हाँ, मुझे अब याद आ रहा था कि उन्होंने आनन फानन में ही उसकी शादी कर दी थी। शायद इसकी वजह यही थी। अचानक ही गेट खुला और नागर अंकल सामने खड़े दिखाई दिए। उनके साथ 2 और लोग थे। वे आंखों में अंगारे लिए उसे देखे जा रहे थे। वे 2 आदमी आगे बढ़े और उस लड़के के बाल पकड़कर नागर के सामने लापटका। इस दौरान प्रियंका लगातार उसे छोड़ने की गुहार लगा रही थी, मगर उसके बाप ने उसकी एक ना सुनी और मेरी आंखों के आगे वही दृश्य दौड़ गया जो मैंने अपने स्वप्न में देखा था। मुझे पता था अब आगे क्या होने वाला है, इसलिए मैं अब आगे कुछ और नहीं देखना चाहता था, मगर मजबूरन मुझे देखना ही था। नागर ने उन दोनों को आदेश दिया और वे उसे खींचकर पीछे मौजूद जंगल की तरफ लेकर चल दिए। वह लड़का इस दौरान बार बार उनसे छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, अपने अंधे बाप का वास्ता देता रहा, मगर उन जालिमों ने उसकी एक न सुनी। अब वो घुटनों के बल उस जंगल में बैठा था और प्रियंका का बाप नागर उसे भद्दी गालियां बके जा रहा था। उन लोगों ने इसे बेतहाशा मारा था और अब अगर उसे और मारा जाता तो उसका बेहोश होना तय था। और फिर वही हुआ जो मैंने देखा था। नागर ने हाथ बढ़ाया और एक आदमी ने उसके हाथ पर चाकू रख दिया। उस चाकू का दबाव धीरे धीरे उस बेचारे की गर्दन पर बढ़ता चला गया, जिसकी गलती महज इतनी थी कि वो अपने मकान मालिक की लड़की से प्यार कर बैठा था। और फिर उसकी गर्दन खून उबलने लगी, ढेर सारा खून। तभी दृश्य बदला। ये नागर का गांव वाला घर था। अब वह अकेला रहा करता था। बीवी बहुत वक्त पहले ही परलोक सिधार चुकी थी और फिर प्रियंका की शादी के बाद से वो अब बिल्कुल अकेला रहता था। मैंने देखा कि वो चारपाई पर सोया हुआ था। उसके घर में ये आंगन था। चांद की हल्की रोशनी में एक परछाई उसके मुंह पर पड़ी, ये मैं था। मगर कैसे, ये कैसे हो सकता था? मेरी आंखों में एक अलग ही वहशत नजर आ रही थी, मानो वो मैं नहीं कोई और हूं, या शायद वो कोई और ही था मेरे अंदर। मैं उसके मुंह के पास जाकर झुका और उसके बदन की खुशबू ली, जैसे कोई शेर अपने शिकार की खुशबू से आनंदित होता है। और फिर खच्चाक, नाखूनों के एक जोरदार वार ने उसके चेहरे पर दाएं से बाएं एक लंबा निशान बना दिया था और वह चीखते हुए उठा बैठा। मेरी शक्ल में उसे उस लड़के की शक्ल नजर आई जिसे उसने कुछ साल पहले दफना दिया था, और वह खौफ से वहीं जड़ हो गया। वह लड़खड़ाती सी आवाज में बोला, तू मर गया है, तू जिंदा नहीं हो सकता। और मैंने पीछे से उसकी गर्दन दबोच ली और फिर नाखूनों से हल्के हल्के उसका पूरा चेहरा नोचता रहा। यह तृप्ति थी मेरे लिए। धीरे धीरे मैंने उसका पूरा चेहरा उधेड़ दिया। उसकी चीखें सुनकर मेरे कानों को एक अजीब सी राहत मिल रही थी, और फिर अपने उन्हीं नाखूनों से मैंने उसकी गर्दन भी नोच डाली, ठीक वैसे ही जैसे कभी उसने उस लड़के की गर्दन काटी थी। इसी बीच शायद एक खरोच मेरे कंधे पर आ लगी थी। जो मैंने शीशे में देखी थी तो वो सच था, वो सपना।
बदला पूरा हो चुका था। शायद इसी वजह से उसने मेरा शरीर इतनी आसानी से छोड़ दिया था। मैं एकदम से उठा बैठा। अग्नि अभी भी जल रही थी। बराबर में देखा तो अब उस गोले में कुछ नहीं था। बाबा बोले, वो जा चुका है, उसका बदला पूरा हो चुका है। मैं उनके चरण पकड़कर बोला, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, कल्याण हो। वे बस इतना बोले और फिर मुझे जाने का इशारा कर दिया। मैंने बाहर आकर अपने परिवार वालों से यह सारा प्रक्रम छिपा लिया था कि नागर की मौत वजह में था। जाहिर था उन्हें यह सुनकर झटका जरूर लगता कि वो कत्ल मेरे हाथों हुआ था, मगर मुझे इस बात की संतुष्टि थी कि एक कातिल को जाने अनजाने ही सही मगर मेरे हाथों सजा मिल गई थी। और अब मुझे यह भी समझ में आ गया था कि उस दिन खेत में मुझे वो कनिष्का नहीं मिली थी, बल्कि वो प्रियंका थी जो उस लड़के से मिलने आई थी। और शायद उस समय वो लड़का मेरे शरीर में रहा होगा और मुझे उस समय क्या हुआ इसके बारे में कोई जानकारी याद नहीं होगी। तो साथियों, आज की हमारी ये स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।